नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट वन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है? आपको सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड कराना और आपको थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन के बाहर पुश करना ताकि आप नई चीजें सोच सको, समझ सको। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग मेजरली जो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस होता है ना उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे सवाल मैं तुम लोगों के सामने रखूंगा और उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड अपन लोग कॉम्पिटेंसी बिल्ड करेंगे, क्योंकि 2024 में 2025 में इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा घुमावदार सवाल भी पूछा जा चुका है, अभी तुमको देखने को भी मिलेगा। तो अगर हम नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो यार दो लाइंस है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है? पेयर का मतलब क्या है? दो लाइंस है। तो दो लाइंस आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, वही कॉन्सेप्ट है कि आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कैसा रहेगा। तो भाई आपकी दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, दो लाइंस आपकी ऐसे पैरेलल रन भी कर सकती हैं। ये पैरेलल लग रहा है ना भाई? ठीक है ना? हाँ, इसको पैरेलल ही मान के चलना। और दो लाइंस ऐसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी कर सकती हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं अपन लोग इंटरसेक्टिंग केस, इंटरसेक्टिंग केस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस और इनको बोलते हैं दोस्तों हम लोग कोइंसाइडिंग लाइंस। अब यहां पे सॉल्यूशंस के बारे में कैसे बात करते हैं बेटा? यहां पर आपको एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि ये हो गया अपना यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। और इसको बोलते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कि इन दोनों लाइंस में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। यहां पर जो सॉल्यूशन की बात होती है ना वो कॉमन सॉल्यूशन की बात होती है। थोड़ा सा आपको बेसिक्स के ऊपर लेके जाता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप एक ही लीनियर इक्वेशन को पकड़ते हो, सिंगल लाइन को पकड़ते हो, लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली बेटा? लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पकड़ते हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, क्योंकि एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसलिए अगर आप एक इकलौती सिंगल लाइन को पकड़ते हैं, एक इकलौती लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को पकड़ते हैं, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन जब आप दो लाइंस को एक साथ पिक्चर में देखते हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, तो यहां पे हमारे सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इनके कॉमन सॉल्यूशन को जांचना परखना। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इन दोनों लाइंस पे जो इनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर जाए। जैसे यहां पर बेटा ये वाला वो कॉमन पॉइंट है जो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पे लाई करता है, यानी कि दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर जाएगा। इसलिए यहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन है बेटा और एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। यहां पर तुमको दिख रहा है कि ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, पैरेलल लाइंस हैं तो अलग अलग लाइंस हैं सबसे पहले। और क्या है, इनमें कोई सा भी इकलौता भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो कि दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर जाए। हेंस दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। मैं तुम्हारे सारे बेसिक्स भी डेवलप करता हुआ चल रहा हूं बेटा। यहां पर तुमको दिख रहा है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवररन कर गई है, तो यहां पर तुमको दिख रहा है सर सारे के सारे पॉइंट्स ही कॉमन आ जाएंगे, तो ये कोइंसाइडिंग केस कहलाता है और इसी को बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कि यहां पर तुम्हारे इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस है। अब केस क्या होता है बेटा? तुम लोग परखते कैसे हो, है ना? परखते कैसे हो? कंडीशनिंग क्या होती है सर? यहां पर सबसे पहले तो तुम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐसे लिख सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट होता है। अब पेयर मतलब दो लाइंस लेनी है, तो ये हो गई बेटा तुम्हारी, मान लो लाइन 1, L1 बोल देता हूं। एक दूसरी मैंने लाइन ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको बोल दो तुम L2 यानी कि लाइन 2। अब ये दोनों लाइंस अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला केस शो करेंगी तो इनके क्या केस होगा बेटा? कंडीशन क्या होगी इस वाले केस के अंदर? a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2। बस आपको c1 c2 के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा? x और y के कोफिशिएंट्स उठाने हैं। यहां पर x के कोफिशिएंट उठाओ, उनको रेशो में डालो, y के कोफिशिएंट्स उठाओ, उनको रेशो में डालो। अगर आपको इक्वालिटी नहीं दिख रही है तो वो आपका इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है बेटा? a1 by a2 has to be equal to b1 by b2, b1 by b2 should not be equal to c1 by c2। ठीक है?
यहां पर पहले दो में इक्वालिटी होती है और फिर तीसरा वाला बोलता है कि भाई मैं अनइक्वल रहूंगा, रेशो की बात हो रही है यहां पर। और यहां पर बेटा तुम्हारा A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों में तुमको इक्वालिटी देखने को मिलती है। अब तुमने अभी तक ये चीज रटी होगी, अब मैं तुमको ये विजुअलाइज कराऊंगा, इसकी पूरी की पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, तुमको दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है सर। देखो, तुमको सबसे पहले तो ये सवाल जब तुमने कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ा था ना, खुद से तो पूछना चाहिए था खुद से ये सवाल, या फिर जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, सर ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं जब हम नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इनके थ्रू कैसी कंडीशनिंग लग रही है कि हम लोग इनके भरोसे ये बता पा रहे हैं कि यार दो लाइंस यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगी, क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा इसी के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। देखो यार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको दो लाइंस कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगी वो फिगर आउट करना है, तो तुमको ये कैसे पता चलेगा। सोचो, मेरे साथ मिलके सोचो, मैं दोबारा से सवाल को अपने दोहरा रहा हूं। अगर मैं तुमको बोलूं कि दो लाइंस हैं 2D स्पेस में, अभी 3D के बारे में मत सोचो, 3D के बारे में आगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में सोचेंगे। 2D स्पेस के बारे में सोचो, मतलब ये जैसे प्लेन है, इसके अंदर अगर कोई दो लाइंस हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी, यही तीन केसेस पॉसिबल हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा, ये पता चलेगा आपको लाइन की डायरेक्शन की हेल्प से। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि डायरेक्शन कैसे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस सवाल का आंसर आपको देता है। अगर दो लाइंस की डायरेक्शन डिफरेंट हुई तो एक ऐसे है एक ऐसे है, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है अगर 2D स्पेस में दो लाइंस ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन अलग है तो ये इंटरसेक्ट ही कर सकती है, दे विल इंटरसेक्ट, क्योंकि ये लाइंस हैं। सबसे पहली बात, तुम लोग बोलोगे सर ये इंटरसेक्ट थोड़ी ना कर रही है। अरे भाई, लाइंस तो दोनों साइड पे एक्सटेंड करी जा सकती है ना, यही तो लाइंस की डेफिनेशन होती है। लाइन सेगमेंट बेटा एक डेफिनेट लेंथ की होती है, रे का एक फिक्स पॉइंट होता है और एक साइड से वो अनबाउंडेड एक्सटेंड करी जा सकती है। लेकिन लाइन अगर कोई बोल रहा है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स। तो आप जब इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे तो आपको बेटा दिखेगा तो सही कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ इतना बोल दो कि ऐसी दो लाइंस हैं 2D स्पेस में जिनकी डायरेक्शन अलग है, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा दैट दे आर इंटरसेक्टिंग वाला केस। अब अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्शन सेम है तो वो ऐसे भी हो सकती हैं। देखो, इसका मतलब भी है डायरेक्शन सेम, और दोस्त इसका मतलब भी है डायरेक्शन सेम की कोइंसाइड कर गई हैं। इन शॉर्ट वो सेम ही लाइंस हो गई हैं। तो जब आपकी डायरेक्शन सेम होती है बेटा तो वो पैरेलल भी हो सकती है और वो कोइंसाइडिंग भी हो सकती है, दोनों के दोनों केसेस हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पैरेलल और कोइंसाइडिंग में ना A1, A2, B1, B2 में इक्वालिटी यहां पर भी है और यहां पर भी है। डिफरेंस कहां आता है, C1/C2 की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी से आता है। अगर C1/C2 A1/A2 और B1/B2 के साथ सहमति ना दे तो वो पैरेलल लाइन बन जाती है, अगर वो सहमति दे दे तो वो कोइंसाइडिंग लाइंस बन जाती है। कोइंसाइडिंग लाइंस और कुछ नहीं है बेटा, एक तरीके से वो सेम लाइंस ही हैं, बस उनका चेहरा अलग कर दिया गया है। जैसे मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये वाला सवाल बाद में करेंगे, पहले समझो आराम से। जैसे मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया 2x + 3y - 6 = 0, और मैंने फिर एक लाइन ऐसे लिख दी 6x + 9y - 18 = 0। जो भी थोड़ा सा भी बेटा स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना वो बड़े प्यार से पकड़ लेगा, सर आपने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं तो मेरे को यही दिखने वाला है। और जब ये इक्वेशन है मतलब इक्वल टू 0 दिख रहा है तुमको राइट हैंड साइड में, ये 6 राइट हैंड साइड में भी हो सकता था, तुम लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते थे, तो कैसी भी वो पिक्चर तुमको दिखा सकता है। तुमको ये नोटिस करना है कि क्या एक लाइन दूसरे में कन्वर्ट करी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, क्या एक लाइन दूसरी लाइन में कन्वर्ट करी जा सकती है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अगर ऐसा है तो मतलब सर ये दोनों की दोनों लाइंस ना सेम हैं, मतलब ये कोइंसाइडिंग केस है और कुछ नहीं है।
तो कोइंसाइडिंग केस का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई बस आपको पिक्चर एक अलग दे दी गई है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन अल्टीमेटली आप पहचान लो कि अरे भाई ये तो दोनों सेम लाइंस ही थी एंड में। तो ये आपका कोइंसाइडिंग वाला केस हो जाएगा। अब बेटा इसके ऊपर मैं और बातचीत करूंगा जब मैं तुमको कुछ ना ऑब्जर्वेशंस दे के जाऊंगा और कुछ हैक्स दे के जाऊंगा जो तुम्हारी वो वाली प्रॉब्लम्स आती है ना, तुमने करी होगी कि ये पैरेलल लाइंस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इन सवालों को तुम लोग विद इन सेकेंड्स ओरली सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मैं तुमको थोड़ी सी ट्रिक्स और हैक्स बताऊंगा। अभी हम लोग बैक टू बेसिक आते हैं। तो बेटा डायरेक्शन से तुमको पता चल जाता है कि वो इंटरसेक्टिंग केस रहेगा या फिर पैरेलल या फिर कोइंसाइडिंग केस रहेगा। डिफरेंट डायरेक्शन हुई तो इंटरसेक्टिंग केस, सेम डायरेक्शन हुई तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब बेटा ये जो डायरेक्शन का गेम है ना, तुम लोग जब 11th में जाओगे ना तो तुम लोग लाइंस के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रेट लाइंस नाम का। उसमें तुम लोग एक चीज पढ़ोगे स्लोप, जो कि आईसीएससी वाले ना बच्चे 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। ये उनके लिए अच्छा हो जाता है। तुम्हारे बोर्ड्स में ये थोड़ी सी बेटा दिक्कत है कि तुमको स्लोप की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती है, तो तुम लोग ये कॉन्सेप्ट को ना रट लेते हो। लेकिन मैं तुमको यहाँ पर एक अंदर की बात बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए ही है। ऐसा चीज तुम्हारे को नहीं आएगा कहीं पर भी एग्जाम में, लेकिन तुम्हारी इन कॉन्सेप्ट के अराउंड की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंसी बेटर हो जाएगी। तो बेटा डायरेक्शन जो होती है ना किसी भी लाइन की, वो ए और बी इस पे डिपेंडेंट होती है। सर ये ए और बी क्या है? एक्स का और जो वाई का कोफिशिएंट होता है ना बेटा, इस पे आपकी डायरेक्शन डिपेंड करती है। देखो जब उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या आपका C1 और C2 इन्वॉल्व भी हो रहा था? नहीं, A1 A2 B1 B2 से ही काम चल जा रहा था, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है मेरे को। तो इसलिए A1 A2 B1 B2 ही बता दे रहे थे कि भाई डायरेक्शन अलग है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो यहां पर अब तुमको समझ पा रहा होगा कि यार डायरेक्शन से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या रहेगा, और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा? ए और बी यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट पे। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग केस है या नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ A1 A2 B1 B2 से पता चल जाता है। तो हम लोग A1 और A2 को रेशो में डालते हैं, B1 और B2 को रेशो में डालते हैं, और देख लेते हैं कि इक्वालिटी दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। क्यों सर, ये कैसे, रेशो कहां से आया? तो अब बेटा इस वाले एग्जाम्पल को पकड़ो। यहां पर तुम देखो x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को, यहां पर भी तुम x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को देखो। तुमको यहां पर 2/6 3/9 दोनों के दोनों 1/3 होते हुए दिखेंगे, मतलब इक्वालिटी है। अब यहीं पे एक लाइन ऐसी है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन ऐसी है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब तुमको दिख रहा है यहां पर x का कोफिशिएंट ये, यहां पर ये। तो क्या आप 2x प्लस 3y को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 3x प्लस 4y बना सकते हो एट द सेम टाइम? इसका मतलब क्या है, इस तरीके से रीड करो सिचुएशन को कि आपको 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 3 बन जाए, और उसी सेम नंबर से आपको 3 को भी मल्टीप्लाई करना है कि वो 4 बन जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2/3 और 3/4 आपस में इक्वालिटी नहीं होल्ड करते। तो अब तुमको समझ आ रहा होगा, अच्छा सर अब इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/D2 हमको इंटरसेक्टिंग केस देता है, क्योंकि यहां पर ऊपर जो लाइंस के एक्स वाई के कोफिशिएंट है और नीचे जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, इसलिए डायरेक्शन अलग है, हेंस इट इज इंटरसेक्टिंग केस। और जहां पर इनके कोफिशिएंट्स आपस में इंटर कन्वर्ट करे जा सकते हो वो आपका कौन सा? सेम डायरेक्शन वाला केस बन जाएगा, जिसमें हमारे पास दो केसेस हैं, एक आपका पैरेलल केस, दूसरा आपका इनफाइनाइट लाइंस वाला केस। तो अगर आपको इस तरीके की चीज दिख जाए 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको ले लेते हैं बेटा 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को पकड़ो। क्या ये आपस में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, लेकिन -6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आएगा, -8 नहीं आएगा। तो यहां पे मेरे को दिख रहा है कि एक्स वाई के कोफिशिएंट तो आपस में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मतलब ये मेरा सेम डायरेक्शन वाला केस तो है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना,
वो सहमति नहीं दे रहा। कांस्टेंट सहमति ना दे तो पैरेलल केस, कांस्टेंट सहमति दे दे तो इनफाइनाइट केस। ऐसा आपको किसी भी बुक में, किसी भी वीडियो में ऐसा एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल जाए ना बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये वीडियोस बनानी बंद कर दूंगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो वीडियोस मैं कर रहा हूं ना, ये आपकी कॉम्पिटेंसी, आपको सोचना सिखाएंगी। यू विल बिकम अ लर्नर। एंड वही इस चैनल का पर्पस है। जाके एक बार कवर इमेज को देखना, चैनल पे जाना और वहां पर जो कवर इमेज होती है ना, बैनर, उसको देखना। उसमें मैंने लिखा हुआ है, आर पर्पस इज टू मेक यू अ लर्नर। टॉप आप खुद कर जाओगे। आप इन सब चीजों पे ध्यान दो। अगर जो मैं आपको समझाता हूं अगर आपके दिमाग में एक बारी को नहीं भी घुसता है ना बेटा, आप वीडियोस को दोबारा दोबारा देखो रिवाइंड करके। लेकिन एक बारी जब वो आपको चमकेगा ना, उस कॉन्सेप्ट को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 10th में बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ोगे फोड़ोगे, आगे 11th 12th में तुम्हारी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तुम बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे बेटा। दिस इज रियल मैथ्स। इस तरीके से पढ़ा जाता है मैथ्स को। तो यहां पर तुमको समझ आया कि यार एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में बनाए जा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट सहमति नहीं दे रहा है। आपस में बनाए जाने का मतलब क्या है? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर होगा, क्योंकि a1 और a2 में जो मल्टीपल यूज हो रहा होगा वही यहां पर यूज हो रहा होगा। लेकिन C1 बाय C2 में वो सहमति नहीं दिखाई दे रही है। हेंस दिस इज द पैरेलल केस। जो जब डायरेक्शन सेम दिख जाए, मतलब x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इंटर कन्वर्ट करे जा सकते हो, तो C1 और C2 मतलब कांस्टेंट्स पे आके बात टिक जाती है। अगर कांस्टेंट्स सहमति दे दें तो आपका कोइंसाइडिंग केस होता है, अगर कांस्टेंट सहमति ना दें तो आपका पैरेलल केस होता है। बात समझ आ गई? चलो बेटा, इसी पे ही एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा गया था 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ये सवाल बेटा मैंने नहीं बनाया है। तुम लोग बोलते हो ना सर ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तुम्हारे सामने है। एक बार इस सवाल को तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है? मैं इतने पानी पी रहा हूं यार। इस सवाल को ट्राई करो। क्या कह रहा है सवाल भाई? आई होप आप लोग सोच पाए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा केस आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में करवा दिया। और मैं आपको बता दूं, इसका आपको बहुत सारी बुक्स में गलत आंसर भी दिखेगा। बहुत सारे टीचर्स ने जब पेपर का एनालिसिस किया था तो इसका आंसर गलत एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक्स पे होल्ड होना बहुत जरूरी है बेटा। तुम तो फिर भी बच्चे हो, टीचर्स तक ने गलत आंसर दिए हैं जो 10th लेवल पर काम कर रहे हैं। In the given figure, graphs of two linear equations are shown. The pair of these linear equations is 2024 के एक्चुअल बोर्ड पेपर का सवाल है, झूठ नहीं बोल रहा। तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। तो बेटा लाइंस ऐसी दिख रही हैं। चलो यार एक काम करते हैं, लाइंस को ना नाम दे देते हैं, ये L1 और ये L2। तो क्या ये तुमको पैरेलल लाइंस लग रही हैं? कैसे पता करोगे? डायरेक्शन से पता करोगे। डायरेक्शन देखो, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? डायरेक्शन डिफरेंट है। अब ये ऐसा केस हो जाएगा ना जहां पर तुम्हारा क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन यहां पर दिख नहीं रही। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, और फिर उन्होंने डी ऑप्शन ऐसा डाल दिया। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैं बता दूं। हाँ, यहां पर ये वाली चीज थोड़ी सी ऐड कर देता हूं बेटा तुम्हारे लिए। कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर कंसिस्टेंट लाइंस का मतलब होता है कि दे विल हैव अ सॉल्यूशन, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। दोनों में से कोई भी केस होगा तो बेटा उसको कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर कंसिस्टेंट लाइंस बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। यहां पर एक और टर्म आता है एग्जाम में, डिपेंडेंट लाइंस। डिपेंडेंट लाइंस का मतलब है कि वो कोइंसाइडिंग लाइंस है। ध्यान रखना, ऐसा सवाल आता है कि एक लाइन दे देगा और अब पूछेगा कि इस लाइन पे डिपेंडेंट एक लाइन चूज करो फ्रॉम ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको ऑप्शन में से एक ऐसी लाइन उठानी है जो गिवन लाइन के साथ कोइंसाइडिंग वाला केस आपको दिखा रही हो। यानी कि A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, तीनों में इक्वालिटी होनी चाहिए दोस्त। बात समझ आ गई? तो यहां पर तुमको पता है कि यार ये इंटरसेक्टिंग केस है। अब यहां पे कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन गलत हो जाता है, क्योंकि ये कोइंसाइड नहीं कर रही है। इनकंसिस्टेंट तो है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है। तो बच्चे ए और डी में ना कंफ्यूज हो गए।
कि कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन लिखूं या फिर इनकंसिस्टेंट है बट अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड कर दूं तो ये कंसिस्टेंट बन जाएगी। भाई लाइन तुम्हारा वेट करेगी क्या एक्सटेंड होने का? लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड। उसने तुमको एक सेगमेंट दिखा दिया, एक पिक्चर दिखा दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ये भूल जाओगे कि ये लाइंस ऐसे आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दिख रहा है ना तुमको थोड़ा सा? हाँ राइट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब यार डायरेक्शन अलग है तो वो कंसिस्टेंट होगी ही होगी विद यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन इससे आपका सवाल का लेवल यहां से यहां चला गया और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, मेजॉरिटी टीचर्स ने, मेजॉरिटी बुक्स के अंदर तुमको इसका आंसर गलत दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब बेटा मैं तुमको कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ हैक्स बता रहा हूं जो अभी तक मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है। इन्हीं चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं, फिर हम लोग पार्ट 1 को एंड करेंगे। जो भी तुम्हारे के वाले सवाल आते हैं ना कि तुमको अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, अगर बेटा तुमको दिया हुआ है कि लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो के की वैल्यू निकालो। तो बेटा देखो सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया करो, जैसे इनफाइनाइट और पैरेलल में ये चेक किया करो, चाहे तुम्हारा इनफाइनाइट वाला केस हो चाहे तुम्हारा पैरेलल वाला केस हो, तुमको चेक क्या करना है कि x एंड y के कोफिशिएंट्स इंटर कन्वर्टेबल है या नहीं है, किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको चेक करना है। अगर आप ये चेक कर लेते हैं और आपका आंसर है कि हाँ, तो बेटा अब ये या तो पैरेलल केस होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस होगा। अगर इसका आंसर आपके पास आता है यस, अब आप जाके बेटा कांस्टेंट्स पे इंक्वायरी बिठाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट्स पे इंक्वायरी बिठाओ। देखो इस चीज को कैसे हम हैक की तरह यूज करते हैं और प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करते हैं। मैं अभी तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम फ्रेम कर रहा हूं और मैं तुमको दो स्टूडेंट्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तुमको समझ आएगा कि छोटी सी चीज अगर हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना तो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे सामने दो लाइंस रख दूं, 2x माइनस के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और एक है यहां पर 6x प्लस प्लस यहां पे कर देते हैं बेटा आपके लिए 12y। ठीक है, और फिर यहां पे कर देते हैं माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको बताना है, जैसे सवाल आते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के these two lines will be coinciding, will have infinitely many solutions or will be coinciding in nature। तो एक स्टूडेंट कैसे करेगा बेटा, एक स्टूडेंट ए इस प्रॉब्लम को कैसे करेगा, उसने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को रटा हुआ है, तो वो 2/6 शुड बी इक्वल टू माइनस के ओवर 12 शुड बी इक्वल टू माइनस 8 ओवर माइनस 24 लिखेगा। फिर वो देखेगा अच्छा 1/3 से इसको इक्वेट करना। और एक स्टूडेंट बी है, वो बोलेगा सर पेन की ऐसी की तैसी, पेन छोड़ दिया मैंने, मेरे को दुख रहा है, दिख रहा है, दुख रहा है बोल रहा हूं, मेरे को दिख रहा है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बन रहा है। तो सेम मल्टीपल यहां पर भी यूज होना चाहिए, माइनस के को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए। तो माइनस के किसके बराबर होना चाहिए बताओ? माइनस के, मैं दोबारा से ये चीज सिर्फ लिख रहा हूं, माइनस के को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या होगी? तो तुम लोग बोलोगे सर सबसे पहले तो के जो होगा वो नेगेटिव में होगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, और सर 12/3 4, तो के की वैल्यू -4 होनी चाहिए। सिंपली खत्म। तुमने वो इंटर कन्वर्ट करने वाला फंडा लगाया, देखा कि वो यहां पर भी काम कर रहा है, यहां पर भी काम कर रहा है, तो वो यहां पर भी काम करना चाहिए। सिर्फ उसी लॉजिक को लगाया और तुमने यहां पर, बच्चा जो थर्ड स्टेप में पहुंचता है ना कि -k/12 शुड बी इक्वल टू 1/3 और फिर अब सॉल्व करेगा, तुम वो स्टेप तक डायरेक्टली पहुंच गए।
तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम 10 से 15 सेकंड बचा लोगे बेटा। और एग्जाम में ये 10 से 15 सेकंड बचाने की ही फाइट होती है, जो कि आप केस बेस्ड क्वेश्चंस पे 5 मार्कर्स में दे सको टाइम। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 20 आएंगे ना बेटा, जो बच्चा उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम बचा जाएगा, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्यूरेसी और स्पीड के साथ कर जाएगा, वो बच्चा बेटा 80/80 फोड़ देगा अपने थ्योरी एग्जाम में। और एमसीक्यू का तो बेटा मैं तुमको किंग और क्वीन बनवा दूंगा, अगर तुमने जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूं वो सीख ली एंड तक। तुम लोग अपने 20 एमसीक्यू, और ये सिर्फ मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं बेटा, तुम पिछले साल के स्टूडेंट से सीख लेना, ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे हैक्स, ऐसी ऑब्जर्वेशंस, ऐसी विजुअलाइजेशन तुम्हारी पैदा कर दूंगा कि 20 सवाल तुम लोग विद इन 7 मिनट सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुमने चीजों को अच्छे से कैच कर लिया और अप्लाई कर लिया तो बेटा 5-5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 2022 का जो मैंने बैच पढ़ाया था उसमें मैंने ये ट्रिक्स और हैक्स इन्वॉल्व करे थे, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे थे बेटा। तो 2022 के स्टूडेंट्स को भी, 2023 के स्टूडेंट्स को भी, 2024 के स्टूडेंट, 2025 के स्टूडेंट, हर किसी ने फायदा उठाया है। अब तुम्हारी बारी है। तो बेटा यहां पर मैं एक सवाल और देता हूं जिससे तुम्हारी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, फिर बाकी चीजें हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ ऐसा सवाल आ जाए, kx प्लस 15y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यहां पे ले लेते हैं भाई अपना 3x प्लस 20y, 3x प्लस 20y ले लें क्या? चलो यार नहीं, वो रख लेते हैं 45y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट value of k these will be parallel lines, these will be parallel lines। तो आपको बेटा पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है अगर पैरेलल लाइंस हो गई है तो आपका x और y का कोफिशिएंट चेंज हो जाना चाहिए भाई, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना चाहिए। तो आपको दिख गया। अब यहाँ पे c1 और c2 के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले देखो कि आपको 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 45 मिल रहा है। अगर ये पैरेलल लाइंस वाला केस है तो k को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1। अब यही चीज देख लो कि भाई यहां पर भी गेम उल्टा तो नहीं पड़ रहा, कहीं -7 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर ये मिल जाता 21 होता है, यहां पर -20 की जगह -21 होता, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इनफाइनाइट लाइंस हो जाती। लेकिन यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करके मेरे को नहीं मिल रही चीजें, हेंस यहां पर x और y ही इंटर कन्वर्ट हो रहा है, c1 c2 आपस में नहीं सहमति दे रहे हैं मेरे को, हेंस ये पैरेलल केस है और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सवाल समाप्त। तो तुम लोग विदाउट इवन रेजिंग योर पेन जस्ट ओरली वर्बली इन क्वेश्चंस को अब एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा सवाल एक तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा ही आएगा। अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना, तुम्हारे पास अगर पीडीएफ है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, ऐसे सारे के सारे फाइंड द वैल्यू ऑफ के बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, करके देखना। अब तुम लोगों को दिखेगा कि तुम्हारी स्पीड कितनी फास्ट हो गई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा दिमाग में बैठ गया है ना, चमक गया है कि अब तुमको स्वाद आ जाएगा और ओरली सवाल सॉल्व होने लगेंगे। अगेन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए भर के, है ना। पहली वीडियोस पे तुमने बहुत बढ़िया प्यार दिया यार, धीरे 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 पता नहीं क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ यार, कि उनका ना एक्साइटमेंट डाउन होता चला जाता है। हम टीचर्स के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी आज भी वही एक्साइटमेंट है इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेरी पहली वीडियो पे थी बेटा, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि यार जो मैं सिखा रहा हूं वो यूट्यूब पे नहीं है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो जितने बच्चों तक पहुंचेगा उतना मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बेटा जो एग्रेसिवनेस, जो एक्साइटमेंट, जो एंथुसियाज्म शो कर रहा हूं ना, वही अगर मेरे को आपको आपकी साइड से सेम मिल गई ना बेटा, तो फिर तो हम जग जीत लेंगे यार। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और थोड़ा सा यार अपने दोस्तों यारों को जो इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प करिए। यूट्यूब के दरवाजे नॉक नॉक करने हैं मेरे को कि भाई मुझे और लायक स्टूडेंट्स तक पहुंचाए वो, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स में और बच्चों को शोकेस कर पाऊं और उन लोगों को दिखा पाऊं कि भाई दिस इज द रियल मैथ्स, दिस इज हाउ यू शुड लर्न एंड यू शुड फोकस ऑन लर्निंग, बिल्डिंग कॉम्पिटेंसी रादर देन रूटन लर्निंग। और वही 50-60 सवाल करके तुम एग्जाम देने चले जाते हो, पास तो हो जाते हो, लेकिन फिर आगे 11th-12th में जाके पता चलता है कि भाई मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कभी मैथ सीखी ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।